साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। फिर से आप सबका स्वागत है टी टॉक एक बूंद सोच की। हम कोशिश करते हैं महाभारत की कहानी जो है, महाभारत शुरू होने से पहले हमने कितनी कहानी आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया। आज हमारे बीच में डॉक्टर सतीश मोद हैं। सर जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर सतीश मोद इज ऑथर ऑफ ए बेस्ट सेलिंग बुक डिस्कवर द अर्जुन इन यू, और उन्होंने देश विदेश में कई जगह पर महाभारत पर कमेंट्री की है। सर, अभी हम इस कहानी को आगे बढ़ा के जाए। अब कहानी थोड़ी और रोचक होने लगती है महाभारत की। रोचक मतलब जो कैरेक्टर्स हमको पता हैं, जो पात्र हमको पता है महाभारत में, कौरव पांडव, उनके बारे में कहानी अभी शुरू होती है। तो सभी 100 कौरव पैदा हो गए, साथ में उनकी एक बहन दुशाला, उसके भी जन्म की कहानी हमने सुनी। 5 पांडव भी पैदा हुए। कुंती के 3 पुत्र थे और माद्री के 2 पुत्र थे, ऐसे 5 पांडव। ये सभी कौरव और पांडव धीरे धीरे बड़े होने लगे। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गया कि जिस समय ये 100 कौरव का जन्म हो रहा था, उसको 2-4 साल लगे। उस बीच में धृतराष्ट्र का उसकी एक दासी से भी संबंध हुआ और उसको उससे भी और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम युयुत्सु था। इस कैरेक्टर का भी आगे महाभारत में बड़ा उल्लेख है, इसलिए मैंने कहा कि उस युयुत्सु के जन्म के बारे में भी यहाँ पर बता दूँ। तो ये 101 कौरव, हमेशा हम 100 की बात करते हैं, लेकिन इस कहानी में ऐसा है कि ये 101 कौरव और 5 पांडव धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जैसे सब बच्चे खेलते हैं, झगड़ा करते हैं, मस्ती करते हैं, उस तरह से सब खेलने लगे। एक तरफ 101 कौरव थे और एक तरफ 5 पांडव थे। तो जैसा हमेशा होता है, जिसके पास संख्या बल ज़्यादा है वो दूसरों के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करता है, ज़्यादा मस्ती करता है। लेकिन उन सबको भीम की ताकत का अंदाज़ा नहीं था। तो जब सारे 101 कौरव पांडवों को तंग करने आते थे तो भीम अकेला ही सब पर भारी पड़ता था। तो कोई भी आए साथ में तो भीम दोनों को बाल से पकड़ करके उनका सिर टकरा देता। कभी 4-5 जो कौरव हैं उनको बाल के सहारे खींचता हुआ जमीन पर ले जाता। ऐसे भीम उन सब के ऊपर भारी पड़ता था। तो लेकिन ये कौरवों ने उनको तंग करना छोड़ा नहीं। तो धीरे धीरे भीम ने भी कहा कि इन लोगों से भी थोड़ा खेल करना चाहिए, एक बाल स्वभाव रहता है। तो जब कभी ये लोग नहाने के लिए नदी में जाते तो भीम जो है वो 2-4 कौरव को दबा करके, जब तक कि उनकी सांस नहीं फूल जाए और बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाने लगे, तब तक वो उनको दबा के रखता। कभी ये कौरव के बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ते थे फल तोड़ने के, खाने के लिए, तो भीम जोर जोर से पेड़ को हिलाता था तो फल के साथ में कौरव भी टपक जाते थे। ऐसा ये भीम की भी मस्ती चलती रही और कौरव के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन ये सब देख करके दुर्योधन, जो कौरवों में सबसे बड़ा था, उसके मन में धीरे धीरे भीम के लिए एक जलन सी पैदा होने लगी कि ये भीम जो है, यदि इसको हमने हैंडल कर लिया तो बाकी 5 पांडव जो 4 बचे हैं उनको भी हम ठीक से संभाल सकते हैं। तो दुर्योधन ने सभी अपने भाइयों की एक मीटिंग बुलाई कि क्या किया जाए भीम के साथ में। तो किसी ने कहा कि जब भीम सो रहा हो तो उसको मार डालो, वहीं पर ख़त्म कर दो, उसका काम ख़त्म हो जाएगा। किसी ने कहा कि जब भीम खाना खा रहा हो, तो बहुत खाना खाता है, तो उसमें जहर मिला दो, वो मर जाएगा। ऐसे सब तरह के वो उपाय आपस में, बाल बुद्धि है जिसके जो मन में आया बोलने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे वो बड़े होते गए। थोड़े और बड़े हुए तो उनमें प्लानिंग करने की क्षमता आने लगी। तो दुर्योधन ने एक बहुत अच्छी योजना बनाई। उसने कहा कि जब हम खेलने के लिए गंगा तट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक हम आयोजन करते हैं बहुत बड़ा। तो उसने क्या किया, अपने राज्य के लोगों की मदद से वहाँ पर ऊनी कपड़े और सूती कपड़ों के बहुत सारे तंबू लगवाए
और उसने उसका नाम दिया उदक क्रीड़ा, कि यहाँ पर हम सभी कौरव और पांडव आएंगे, बहुत सारा खेलेंगे, नदी में नहाएंगे, तैरेंगे और उसके बाद में भोजन करेंगे और रात को इसी तंबू में सो जाएंगे। तो पांडवों ने भी कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा करेंगे। तो 3 दिन तय किया कि उस दिन सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। तो सभी गए, दिन भर बहुत खेला इधर उधर और नदी में भी नहाए, फिर थक गए तो आकर के उन्होंने भोजन किया। इन्होंने क्या किया कि भीम के भोजन में कालकूट नाम का एक विष होता है जो धीरे धीरे असर करता है लेकिन व्यक्ति को मार देता है। ऐसा जहर उसके भोजन में मिला करके उसको खिलाते गए। और भीम तो बहुत खाता था, उसको तो जहर का अंदाज़ा भी नहीं था, वो बहुत सारा वो खा गया। उसके बाद में फिर थोड़ी देर शाम को ये लोग खेले और शाम होने के बाद में सभी थक हार करके सो गए। सभी एकदम थक गए थे, अच्छे से सो गए। भीम को तो जहर भी खिला दिया था, तो एकदम बेहोशी की नींद सो गया। तो ये सारे कौरव आए और उन्होंने देखा कि ये भीम तो बेहोशी की नींद सोया है। तो उन्होंने उसके हाथ पैर सब कुछ एकदम ज़ोर से बांध दिए और उसको उठा करके गंगा नदी में फेंक दिया। अभी वो तो बेहोश था, उसको तो कुछ पता नहीं चला। नदी में बहुत सारे सांप थे, विषैले सांप थे, नाग थे। तो वो आकर के भीम को डसने लगे और बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत सारे सांपों ने उसको काटा। लेकिन हमने सुना होगा एंटीडोट के बारे में कि कांटा कांटे को निकालता है या जहर से जहर उतरता है। तो भाग्यवश क्या हो गया कि भीम को जो कालकूट जहर था वो इन सांपों के काटने से उतर गया और भीम को होश आ गया। और उसने देखा कि अरे बहुत सारे सांप मुझको काट रहे, तो उसने उठा के पटक के उनको मारना शुरू किया। तो ये बहुत सारे सांप वहाँ से डर के भागे और उनके जो राजा थे वासुकी, उनके पास गए कि अरे एक बड़ा विशालकाय बलशाली आदमी हमसे डरता नहीं, हमको पटक पटक के मार रहा है। तो राजा वासुकी जो है वो देखने के लिए आए कि ये कौन है। उसके साथ में एक आर्यक करके और एक राजा था नागों का, वो भी आया। तो उसने आते ही पहचान लिया कि अरे ये भीम जो है ये तो जो प्रथा जो है, वो जो आर्यक जो है वो शूरसेन के भाई थे। और उन्होंने पहचान लिया कि अरे ये तो प्रथा का पुत्र है। तो ये तो उसका आर्यक जो था वो उसका नाना लगा। तो उसने भीम को पहचानती आवाज़ लगाई और उसको गले लगा लिया। और फिर उसने कहा कि यार ये क्या हो गया तुमको। तो वहाँ के नागों ने बताया कि ऐसा लगता है कि इसको जहर दिया था और हमने काटा तो इसका जहर उतर गया। तो आर्यक ने कहा कि देखो हमारे नागलोक में ऐसे कुंड हैं जिसके अंदर जो रस है उसको तुम पियोगे तो तुम्हारे ऊपर जीवन में कभी जहर का असर नहीं होगा। और एक एक कुंड में इतना ताकत है कि उसका रस पीने से तुमको 1000 हाथियों का बल आ जाएगा। जितना रस पी सकते हो पियो। तो नागलोक में भीम था ही उधर, उसने एक एक करके 8-10 कुंड का रस पी गया और उसको पचाने के लिए उधर ही सो गया नागलोक में। इधर अगले दिन सुबह हुई तो देखा तो भीम गायब है। तो सारे पांडव उसको ढूंढने लगे। कौरवों ने भी ऐसा नाटक किया कि अरे उनको कुछ पता नहीं, तो वो सब ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो कुंती के पास गए। सब एकदम चिल्लाने लगे कि क्या हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए, भीम आया नहीं। सबको लगा कि अभी तो भीम का पता नहीं क्या हो गया। लेकिन 7-8 दिन के बाद में जब भीम ने सारा रस पचा लिया और 10,000 हाथियों का बल उसमें आ गया तो गंगा नदी से बाहर आया। तो वहाँ पर किसी ने देखा कि अरे भीम तो बाहर आया है। तो सब लोग आए, उसको लेकर के अपने अपने घर ले गए। तो वो पांडव को अपने भाइयों के साथ में अपनी माँ के पास में वो पहुँचा और वहाँ पर विदुर भी थे, सभी थे। वो पूछने लगे क्या हो गया। तो भीम ने बताया कि ऐसा लगता है कि मेरे खाने में जहर दिया था और नागों ने मुझे काटा तो उससे मेरा जहर उतर गया। और फिर उसने अपने आर्यक की कहानी बताई और 10 कुंड से जो उसने 10,000 हाथियों की शक्ति पाई वो सब बताया। तो उन्होंने बोला कि हम सबको जाकर के धृतराष्ट्र को बताना चाहिए कि हमारे एक पांडव के साथ में इन कौरवों ने ऐसा किया है। तो लेकिन वहाँ विदुर ने कहा कि देखो ये बात को बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, आप सभी लोग भाइयों आपस में, गलती से हो गया होगा, बच्चे हैं, इसको जाने दो। तो सभी पांडवों ने कहा कि ठीक है, इस घटना को हम यहाँ दबा करके रखते हैं। लेकिन ऐसी और भी आगे बहुत सारी घटनाएं हुई जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे। बहुत ही अच्छी इंसाइट्स आपने दिए हैं। जुड़े रहिएगा टीटॉक एक बुंद सोच की डॉक्टर सतीश मोद के साथ में अगली कहानी महाभारत की। शुक्रिया।